हेलो गाइस, हमने लास्ट लेक्चर में आपका 3 स्कीमा आर्किटेक्चर देखा था, जिसमें हमने बेसिकली आपके 3 लेवल देखे थे। जिसमें आपका गाइस पहला था आपका व्यू लेवल, अनदर था गाइस आपका लॉजिकल लेवल, और गाइस लास्ट था आपका फिजिकल लेवल। मैंने आपको गाइस लास्ट लेक्चर में इन तीनों लेवल की फंक्शनिंग बता दी थी कि इन तीनों लेवल का मतलब क्या है और बेसिकली इनकी हमें जरूरत क्यों पड़ी है। ठीक है, मैंने गाइस आपको लास्ट लेक्चर में एक चीज बताई थी कि डेटाबेस आपकी एक एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है यूजर को। तो भाई उसको हम और थोड़ा डिटेल में देखते हैं इस लेक्चर में, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि उसका मतलब क्या था। बेसिकली उस चीज को बोलते हैं हम आपकी डेटा इंडिपेंडेंस। समझते हैं डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है। राइट, डेटा इंडिपेंडेंस नाम से ही पता लग रहा है, मतलब डेटा को इंडिपेंडेंट करना। किससे? राइट, जो आपका व्यू लेवल है, मतलब जो आपके एंड यूजर हैं उनसे डेटा को इंडिपेंडेंट करना, जो वो एक्चुअल डेटाबेस से डेटा एक्सेस करना चाह रहे हैं। मतलब हमने करा क्या, बेसिकली डेटाबेस के आर्किटेक्चर में हमने 3 लेवल लगा दी, फिजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल और व्यू लेवल। इनकी हेल्प से क्या होगा गाइस, अगर कोई भी चेंज किसी एक लेवल पर करते हैं तो उसका प्रभाव दूसरी लेवल पर नहीं पता लगेगा। उसके लिए हमने क्या करा, हमने 2 तरह की डेटा इंडिपेंडेंस लगाई है गाइस। यहाँ पे लगाई है आपकी लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस और गाइस यहाँ पे लगाई है हमने फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। क्या मतलब है गाइस? लेट्स सपोज गाइस आपकी कोई आईआरसीटीसी की साइट है, आप वहां पे आपने खोली होगी तो आप काम करते रहते हो। तो गाइस आईआरसीटीसी की साइट इतनी बड़ी है, ऐसा तो है नहीं कि जो जब उन्होंने आईआरसीटीसी की वेबसाइट बनाई थी और जब उन्होंने उसका डेटाबेस क्रिएट करा था, आज भी वो सेम होगा। गाइस उन्होंने कभी ना कभी कुछ चेंज करे होंगे। हो सकता है उन्होंने अपने कुछ डेटा को मर्ज करा हो, या फिर उन्होंने उस डेटाबेस की लोकेशन को चेंज करा हो। या ऐसा हो सकता है कि पहले डेटा किसी और डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प से स्टोर होता था, अब किसी और डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प से स्टोर होता है। तो गाइस वो सब चीज आपकी फिजिकल लेवल पर होती है। ठीक है, अब वे लोग आपके फिजिकल लेवल पे चेंज कर रहे हैं, बट आपको व्यू लेवल पे, मतलब जो आपकी वेबसाइट है, आपको कभी नहीं पता लगेगा कि अंदर इसके डेटाबेस में कुछ चेंज हुआ है। आपकी वेबसाइट सेम चलती रहेगी। ठीक है, तो भाई वो किसकी वजह से हो रहा है? वो हो रहा है बेसिकली आपके फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस की वजह से। हमने यहाँ पे फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस लगाई हुई है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि अगर मैं फिजिकल स्टोरेज में या फिर उसके डेटा स्ट्रक्चर में या फिर किसी भी चीज में ऐसे चेंज करता हूँ तो उसका प्रभाव ना तो आपको लॉजिकल लेवल पता लगेगा और ना ही आपको व्यू लेवल पता लगेगा। सेकेंड चीज, हमने व्यू लेवल और लॉजिकल लेवल के बीच में लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस लगाई हुई है। इससे क्या हुआ, अगर मैंने उसके लॉजिक में, उसके कंसेप्ट में कुछ चेंज करा, मतलब लेट्स सपोज पहले मेरी आईआरसीटी की वेबसाइट में 500 टेबल्स थी। ठीक है, मैंने उन 500 टेबल्स में कुछ टेबल का नाम चेंज कर दिया, कुछ की चेंज कर दी, किसी टेबल की प्राइमरी की को दूसरी में फॉरेन की बना दिया है। अभी गाइस ये सब चीज आगे आएंगी, प्राइमरी की, फॉरेन की बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आगे समझेंगे। अगर नहीं समझ आया कोई दिक्कत नहीं, बस अभी आप इतना समझें कि अगर मैं उसके लॉजिक में या फिर उस डेटाबेस के कंसेप्ट में कुछ भी चेंज करता हूं तो वो भी गाइस आपको, यूजर को नहीं पता लगेगा कि उसमें कुछ चेंज हुआ है। ठीक है, तो गाइस ये हो किसकी वजह से रहा है? ये हो रहा है गाइस आपका डेटा इंडिपेंडेंस, या फिर जिसको आप एब्स्ट्रैक्शन भी बोल सकते हो। कि बेसिकली डेटाबेस ने क्या करा है, जो उसका एक्चुअल डेटा था उस कैसे प्रोसेस हो रहा है, किस तरह स्टोर हो रहा है, कौन सी टेबल का नाम क्या है, कौन सी टेबल कैसे काम कर रही है, वो सब चीज उसने आपके एंड यूजर से हाइड रखी है। तो गाइस इसे बोलते हैं डेटा इंडिपेंडेंस या फिर आपका एब्स्ट्रैक्शन। गाइस ये टॉपिक सही में काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझें। वैसे समझ आ गया होगा, मैंने लास्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन करा था और इस लेक्चर में भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। गाइस एक बार एग्जांपल क्या समझते हैं। लेट्स सपोज गूगल का डेटाबेस है। अब गाइस गूगल पे पूरी दुनिया सर्च करती है, बहुत बड़ा सर्च इंजन है, तो गूगल का डेटाबेस भी बहुत बड़ा होगा। तो ऐसा तो है नहीं जब से गूगल स्टार्ट हुआ है तब से आज तक उसका डेटाबेस सेम ही है। उन्होंने अपनी लोकेशन चेंज करी होगी कहीं ना कहीं। भाई इतना सारा डेटा स्टोर करने के लिए बहुत अमाउंट ऑफ, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ डेटाबेस चाहिए ना, तो उन्होंने अपनी जो लोकेशन चेंज करी होगी, तो उन्होंने भी लोकेशन चेंज करी है आपकी फिजिकल लेवल पे, बट आपका कभी भी गूगल बंद नहीं हुआ, गूगल आपका लगातार चलता रहा। तो बेसिकली जो आपकी एंड यूजर की एप्लीकेशन थी, जो कि वेब एप्लीकेशन था या जो भी इंटरफेस था जिसके माध्यम से आप डेटाबेस से कनेक्ट
हो पा रहे हो, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उस पर कोई चेंज नहीं आया। तो भाई वो सब आपका डेटा इंडिपेंडेंस की वजह से हुआ है। ठीक है, तो भाई ये कंसेप्ट था आपका डेटा इंडिपेंडेंस का। भाई अब नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। भाई जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन पूछा थे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ध्यान से समझेंगे। इस लेक्चर में गाइस मैं आपको सिंपल उसका इंट्रोडक्शन बताऊंगा, जो उसकी मेन टॉपिक है, जो उसके मेन कंसेप्ट है, वो सब हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो भाई टॉपिक का नाम है आपका ईआर मॉडल और ईआर डायग्राम। ईआर का मतलब है आपका एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है क्या ये? भाई जैसे मैंने आपको लास्ट सेक्शन में बताया था कि अगर लेट्स सपोज मुझे कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, तो ऐसा नहीं होता कि मैं डायरेक्ट किसी वर्कर को बुलाऊंगा और कहूंगा कि भाई मेरी बिल्डिंग बना दे। पहले हम क्या करते हैं, पहले हम किसी आर्किटेक्चर के पास जाते हैं और उससे अपने बिल्डिंग या फिर अपने घर पे डिजाइन बनाते हैं, जिसको आप नक्शा भी बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में। तो भाई जो हमने वो डिजाइन बनवाया, उससे फायदा क्या हुआ, उससे मुझे पहले ही मतलब एक पेपर पे पता लग गया कि भाई मेरा घर इस तरह बनेगा। अब होगा क्या, जब मैं अपना घर कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट करूंगा, तो मैं वही डिजाइन अपने वर्कर को दे दूंगा और बोलूंगा कि भाई इस डिजाइन के हिसाब से मेरा घर कंस्ट्रक्ट कर दे। उससे फायदा क्या होगा भाई, अगर लेट्स सपोज मैं बिना डिजाइन बनवाए अपना घर बनवाता हूँ, तो ऐसा हो सकता है कि उसने आपका 50-60% घर बना दिया और उसके बाद आप बोल रहे हो कि यार तूने ये कमरा छोटा बना दिया, ये कमरा बड़ा कर दिया, इस कमरे को तूने यहाँ क्यों बनाया, तूने हमारी रसोई यहाँ क्यों बनाई। तो भाई इस तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करते हैं, पहले ही हम अपने पूरे घर के, अपने पूरे बिल्डिंग के डिजाइन को एक पेपर पे बना लेते हैं, जिससे कि मुझे अपना पूरा घर कैसा लगेगा बाद में, वो चीज़ मुझे पहले पेपर पे पता लग जाए। और अगर मुझे कुछ भी चेंज करवाने हुए तो मैं वहीं पे पेपर पे करा लूँगा, ना कि पूरा मतलब कंस्ट्रक्शन होने के बाद कुछ तोड़फोड़ नहीं कराएंगे उसमें। ठीक है, तो भाई ऐसे ही जब भी अगर मुझे सपोज तो डेटाबेस बनाना है, तो ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट डेटाबेस बनाना स्टार्ट कर दूंगा, मैं पहले उसका एक डिजाइन बनाता हूँ पेपर पे। तो भाई उसको बोलते हैं आपका ईआर मॉडल। तो अगर ईआर मॉडल की बात करो तो क्या है आपका ये, आप इसको जनरल लैंग्वेज बोल सकते हो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटाबेस। मतलब गाइस लेट्स सपोज आपकी कोई कंपनी है और आपने मुझे फोन करा और आपने बोला कि भाई एक डेटाबेस बनाना है। तो गाइस मैं जो बंदा आपकी कंपनी का मेरे से बात कर रहा है, पहले मैं उससे सारी डिटेल पूछूंगा कि भाई कितने बंदे हैं, कितने डिपार्टमेंट है आपकी कंपनी में, कितने अलग अलग उसकी ब्रांचेज हैं। फिर मैं उसके हिसाब से क्या करूंगा, पहले मैं उसका पूरा डेटाबेस का डिजाइन उसको एक पेपर में बना के दूंगा और बोलूंगा कि देखो मैं ऐसा आपका डेटाबेस कंस्ट्रक्ट करूंगा, अगर आपको कुछ चेंज करवाना है या फिर आपको कुछ मॉडरेशन कुछ करवाना है इसमें, तो आप मुझे अभी बता दीजिए, जिससे कि मैं अभी उसमें चेंज कर दूं, बाद में फाइनल डेटाबेस बनने के बाद उसमें कुछ चेंज ना हो। क्योंकि भाई अगर मैंने डायरेक्ट डेटाबेस बनाना स्टार्ट कर दिया और बाद में मेरे से बंदा बोलता है कि भाई इसमें ये चेंज कर दो, तो भाई वो ज़्यादा टाइम लेगा और काफ़ी कॉस्टली भी होगा। तो उससे अच्छा तो ये है कि आप पहले ही अपना किसी पेपर पे बना लो और उसमें कुछ चेंज कर लो, जिससे कि जब एक्चुअल डेटाबेस बनाओगे तो फिर उसमें दिक्कत ना आए। तो गाइस ये है बेसिक, इसका ये फायदा है आपका ईआर मॉडल का, और यही आपका बिल्कुल एक बेसिक लैंग्वेज था ईआर मॉडल, या फिर इसे हम ईआर डायग्राम भी बोलते हैं। अब गाइस इसमें कुछ टर्म्स है आपकी, सिर्फ टर्म्स एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में, और इसके डिफरेंट टाइप्स अगले लेक्चर में देखेंगे, फिर समझते हैं आपकी एंटिटी क्या होती है। गाइस एंटिटी कुछ भी हो सकती है, एनीथिंग दैट हैज सम फिजिकल एग्जिस्टेंस। फिजिकल एग्जिस्टेंस बोलो या फिर और कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हो गाइस, जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स बोल रहे हैं उसको गाइस डेटाबेस की टर्म में बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। मतलब एंटिटी ऐसी कोई भी चीज जिसका अपना कुछ फिजिकल एग्जिस्टेंस है। गाइस जैसे अगर सपोज मुझे स्टूडेंट का डेटाबेस कंस्ट्रक्ट करना है, तो गाइस स्टूडेंट एक एंटिटी हो गई, जिसके मैंने बोला जिसका अपना फिजिकल एग्जिस्टेंस है, बिल्कुल सही बात है, या फिर जिसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स से क्या मतलब है गाइस, स्टूडेंट का अपना एक रोल नंबर हो सकता है, उसका कोई अपना नेम हो सकता है, उसका एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर, ऐसी कई बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, सो ऑन।
तो भाई ये एक बेसिकली देखा जाए तो स्टूडेंट के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या फिर जिसको हम एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं। तो भाई ये तो हो गया आपका एंटिटी। अब बात आती है रिलेशन की, रिलेशनशिप। गाइस रिलेशनशिप है बेसिकली दो या फिर दो से ज्यादा एंटिटी के बीच में क्या रिलेशन है उसको हम रिलेशन से दिखाते, मतलब रिलेशनशिप से दिखाते हैं यहाँ पे, मतलब रिलेशन बिटवीन टू और मोर एंटिटीज। मतलब जैसे गाइस आपको पता है कि स्टूडेंट सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं गाइस, एक एंटिटी हो गई आपकी स्टूडेंट और एक होगा गाइस आपकी सब्जेक्ट। अब आप बोलोगे सब्जेक्ट एक एंटिटी कैसे है, भाई सब्जेक्ट की अपनी कोई आईडी होगी, सब्जेक्ट का अपना कुछ नेम होगा, तो ऐसे गाइस ये भी एंटिटी हो गई, मतलब जिसके भी अपने कुछ एट्रीब्यूट्स या फिर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो सब आपकी एंटिटी होंगी। अब इन दोनों में जो रिलेशन क्या है, स्टूडेंट करता क्या है आपकी स्टडीज, ठीक है, स्टूडेंट स्टडीज सब्जेक्ट, मतलब स्टूडेंट और सब्जेक्ट के बीच में जो रिलेशन है वो है स्टडीज का, ठीक है। तो भाई ये होता है आपका रिलेशनशिप। तो भाई ये आपका एक बेसिक था जो मैं आपको बताना चाहता था इस लेक्चर में कि ईआर मॉडल का मतलब क्या है और जो एंटिटी रिलेशनशिप है उसका बेसिक मतलब क्या है। गाइस नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, इसमें डिफरेंट टर्म्स हैं, ये इसके डिफरेंट टाइप्स है, उनको ध्यान से समझेंगे। गाइस में तीन चीज इंपॉर्टेंट है, एंटिटी, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप। अभी आगे के लेक्चर में देखेंगे एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप के आगे भी कुछ टाइप्स हैं उनको देखेंगे। एक है आपको याद रखना है कि एंटिटी को हम हमेशा एक रेक्टेंगुलर बॉक्स से डिनोट करते हैं। अभी जब आगे मैं ईआर डायग्राम कंस्ट्रक्ट करूंगा कुछ एग्जांपल कुछ डेटाबेस लेके तो आपको समझ आ जाएगा कि इनका क्या मतलब है। एट्रीब्यूट्स को गाइस हमेशा हम एक सर्कल से डिनोट करते हैं या फिर ओवल से बोल सकते हो, अगर रिलेशनशिप को हमेशा एक डायमंड से डिनोट करते हैं। आपको एक तीन चीज याद रखनी है, एंटिटी को रेक्टेंगुलर बॉक्स, एट्रीब्यूट्स को ओवल और रिलेशनशिप को गाइस एक डायमंड बॉक्स है, ठीक है। तो गाइस आपको एक बेसिक था ईआर मॉडल का और मैंने बताया हमें ईआर मॉडल की जरूरत क्यों पड़ी और ईआर मॉडल का मतलब क्या है, एंटिटी, रिलेशनशिप, इन सब का मतलब क्या है। भाई आगे के लेक्चर में देखेंगे इसको डिटेल में और कुछ एग्जांपल लेंगे, रियल एग्जांपल डेटाबेस के, और देखेंगे कि कैसे हम ईआर डायग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं किसी भी डेटाबेस के लिए। तो आज आप इन सब की प्रैक्टिस करें, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसके आगे साथ। थैंक यू गाइस।